नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हमारी क्लास लगे हुए। पिछली क्लास थी हमने संज्ञा पर छोड़ी थी और संज्ञा के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम संज्ञा के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा का अन्य भेद हमारा था नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। इसी को दोस्तों बोलते हैं समुदायवाचक संज्ञा, भी इसको बोला जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। जेने संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या संगठन का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का बोध हो या संगठन का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे कक्षा है, कक्षा शब्द, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, तो कक्षा क्या है? एक समूह हो गया। जैसे परिवार, परिवार एक आदमी से तो मिलकर नहीं बनता है। परिवार में क्या है कि एक से अधिक सदस्य होते हैं, तो परिवार भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और मेला कोई संगठन है या कोई समिति है आदि। संगठन की जगह अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे भीड़ या सभा आदि। ये तो हुई हमारी समूहवाचक संज्ञा। अगला है अन्य भेद में हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य का मतलब ही क्या होता है? एक पदार्थ यानी तरल पदार्थ द्रव्य। तो इसकी परिभाषा है जिन्हें संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे क्या है? द्रव्य का या कोई पदार्थ की अवस्था का बोध हो, वो कहलाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, तेल है, एक द्रव्य पदार्थ है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक। घी है या फिर पत्थर है, ये भी क्या है? पदार्थ है आदि। और भी बहुत सारे शब्द इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों देखो, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को हम वैसे तो हम जातिवाचक में पढ़ते हैं, लेकिन अलग से ही भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ऑप्शन दे देगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का और जातिवाचक भाववाचक, तो अपन को द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो ये तो हुआ हमारा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब इसके बाद में देखिए जो संज्ञा है उसके नियम क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के नियम। पढ़ने से पहले सबसे पहले भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा से कैसे होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। इधर लिख लो भाववाचक। देखिए जातिवाचक के शब्द लेते हैं हम। पशु, पशु में जातिवाचक संज्ञा है और पशु से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पशुता। यानी ता प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई पशुता। इसके बाद में देखिए लड़का भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है तो लड़का का बन जाएगा लड़कपन। इसी प्रकार देखो बच्चा, बच्चा भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसका बन जाएगा बचपन। और देखिए स्त्री, स्त्री शब्द भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आता है तो इसका बन जाएगा स्त्रीत्व। तो ये हुई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब और भी शब्द ऐसे हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगला है हमारा नंबर 2 सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा देखिए। मान लीजिए अपना क्या है, अपना, अपना शब्द हम सर्वनाम में प्रयुक्त करते हैं तो अपना का भाववाचक संज्ञा बनेगी हमारी अपनापन। अगला है मम। मम भी क्या है दोस्तों, मम भी क्या है, सर्वनाम है। मम यानी मेरा, तो इसका बन जाएगा ममता। सर्व, इसका बन जाएगा सर्वस्व। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया, सर्वनाम से हो गया। इसके बाद में है नंबर 3 विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए दोस्तों विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। मान लीजिए सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है सुंदर, विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है सुंदरता। सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद में और शब्द देखिए, जैसे लाल रंग है,
लाल रंग, रंग किस में आते हैं? विशेषण में आते हैं, यानी विशेषता बतलाते हैं संज्ञा सर्वनाम की। तो लाल की भाववाचक संज्ञा का क्या बनेगी? लालिमा, लालिमा। इसी प्रकार से काला, काला भी क्या है? विशेषण है, तो बन जाएगी कालीमा। और भी बहुत शब्द हैं, जैसे मोटा क्या है? विशेषण है, तो मोटापा भाववाचक संज्ञा हो गई। और भी बहुत सारे शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नंबर 4 है क्रिया। अब देखिए दोस्तों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे दोस्तों लिखना क्रिया है, लिखना, ये तो क्रिया हो गई। अब इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखावट। इसी प्रकार से बुलाना क्रिया है, बुलावा भाववाचक हो गई। बुलावा क्या हो गई? भाववाचक। इसी प्रकार से सजाना क्रिया है, सो सजावट। सजावट ये हमारी क्रिया से बनने वाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। और भी बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे पढ़ाना, पढ़ाना क्या है? क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ाई क्या होगी? हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। और भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं, एक बार इसको उतार लीजिए। अब देखिए दोस्तों, लास्ट है अपना अव्यय शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। अव्यय शब्द नंबर 5 में है अव्यय शब्द। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे मान लो समीप अव्यय शब्द में आता है, जिसका अव्यय शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार लिंग परिवर्तन न हो, ठीक है, वो होते हैं अव्यय शब्द। अब समीप का क्या है? लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखिए अव्यय से कैसे इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे? सामीप्य, सामीप्य या समीप्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा सावास। सावास भी क्या है? अव्यय शब्द है, तो सावासी, सावासी। और भी है, देखो धिक। धिक क्या है? अव्यय है, तो धिक्कार। धिक्कार भी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और क्या है? वाह वहा, वाहा वहा, तो इसकी बन जाएगी वाहा वाहाई। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसके बाद में है हमारे संज्ञा के नियम। संज्ञा के क्या नियम हैं उनको देखते हैं। संज्ञा के नियम। तो दोस्तों पहला नियम देखो, संज्ञा के पहले नियम में क्या आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है या एक वचन में होती है, एक वचन में होती है। ये तो संज्ञा का प्रथम नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन होती है। दूसरा नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई ऐसा शब्द है जो किसी और के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे देखिए, देश में अनेक हरिश्चंद्र हैं। देश में अनेक हरिश्चंद्र है। अब देखिए दोस्तों, ये हरिश्चंद्र शब्द है ना, ये है तो वैसे व्यक्तिवाचक का, लेकिन किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यानी हरिश्चंद्र के बारे में नहीं बता रहा, हरिश्चंद्र जैसे अनेक लोगों के बारे में ये बता रहा है, तो अन्य शब्द के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक शब्द, तो ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि किसी अन्य के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है। नंबर तीसरा नियम देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। दोस्तों, कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारे संज्ञा के नियम। एक दो नियम हैं, उनको हम आगे बता देंगे। अब इसको एक बार आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद में थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे।